हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है ओलंपिक ट्रैकर के अंदर। हमेशा की तरह हमारे साथ ओलंपिक के विशेषज्ञ श्री सतीश के सिंह जी। स्वागत है सर आपका। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आ, हम पूरी सीरीज करते आ रहे हैं सतीश जी के साथ में, और उनका जो एंथुसिज्म है बड़ा कंटेजियस है, और मेरे ऊपर भी उसका असर होता है। नहीं, आपका है, और आपका भी है। उनके साथ साथ मैं भी पॉजिटिव और पैशनेट हो जाता हूँ, और उनके मुस्कुराता चेहरा सामने आता है तो मेरी संध्या जो है वो खुशगवार हो जाती है। तो धन्यवाद आपका सतीश जी, आपकी मुस्कुराहट के लिए। तो मुस्कुराहट बनी रहे, और हम तो ये चाहते हैं कि भारत के लिए भी मुस्कुराहट बनी रहे, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आए। पर शायद आज कुछ इतनी अच्छी खबरों का कुछ वाकया बन नहीं पाया। तो शुरुआत करते हैं सतीश के जी सिंह जी से कि सतीश जी, आज क्या क्या हुआ, जरा कुछ खुलासा करके बताइए दर्शकों को। देखिए, आज टोक्यो में तो हॉकी के लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज आज क्या हुई है, जी। मैं समझता हूं कि ये मील का पत्थर है। जी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी टोक्यो गए थे ओलंपिक टीम में, उन सब को लाल किले पर जो झंडा फहराया जाएगा 15 अगस्त को, जी। उसमें विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रित किया है, ऐसी सूचना आई है। बहुत तो अच्छी बात है। हाँ, और वो ऐसे दिन उन्होंने मैच के लिए हॉकी के लोगों से, हॉकी खिलाड़ियों से, कप्तान से टोक्यो में बात भी की थी। एक बहुत बढ़िया, मैं मानता हूं कि एक शुभ संकेत है, अच्छा है। ये एक बात है। और जहां तक हॉकी का सवाल रहा, तो मैं तो आपके शो में कल ही कह रहा था कि रोलर स्केटिंग जैसा वो पासेस करते हैं, यंग टीम है, बॉल को जकड़ लेते हैं। और हेनरिक्स हेनरिक्स का नाम मैंने लिया था। हेंड्रिक्स की तो बात ही क्या है सर। हेनरिक्स ने आपको हरा दिया, ये कहेंगे। फर्स्ट हाफ में इंडिया ने लड़ाई जरूर की, शुरुआत अच्छा ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में की, लेकिन सेकेंड हाफ में तो लगता है कि बेल्जियम जो है अपने ही भारत के ही हाफ में खेलता रहा। और एक जो अंतिम 7-8 मिनट में ये एक के बाद ये 4-5, 3-4 पेनल्टी कॉर्नर मिले, उसमें बहुत समय खराब हो गया। और हम समझ सकते हैं कि रणनीति में या फिर स्पीड में, बॉल पोजीशन में, और जो वो एक हमने एक चीज और मार्क किया, वो हमको पता भी था। हम बार बार ये कहते हैं कि हम साइड से खेलते हैं, वो सेंटर से करता है। कई पासेस उसने अपने डीप डिफेंस से सीधे सीधा एकदम सीधे टॉप ऑफ द डी सेंटर से दिए। वो बड़े लीथल थे। तो हमसे हम एक बेहतर टीम से हारे। वर्ल्ड नंबर वन ऐसे ही नहीं है वो, आज आज लगा आज। जबरदस्त वर्ल्ड नंबर वन है। कोई और टीम रहती ना, कोई और टीम मैं कह रहा हूं, तो भारत लड़ लेता। लेकिन खैर, आप एक सुपीरियर टीम से हारे, इसका मतलब हॉकी की कहानी खत्म नहीं होती। जैसा हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, जी। अब ब्रॉन्ज के लिए जर्मनी से लड़ाई होगी। और मैं मना रहा था कि जर्मनी से हो, ऑस्ट्रेलिया से होता तो ज्यादा दिक्कत होती कि हम 7-1 से हारे। और एक साथ जी। ऑस्ट्रेलिया से एक मेंटल ब्लॉक है, जो अब लगता है बेल्जियम बनता जा रहा है। जी। हम जी। किसी टीम को हरा सकते हैं। ये दोनों टीम जो है थोड़ा खतरनाक है, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम। तो बिल्कुल। अब चलिए, वो जर्मनी से होगी, और होपफुली होपफुली ब्रोंज आ जाएगा, ये हो लेकिन सकता आज आज हम अपने एक हॉकी विशेषज्ञ से बात कर रहे थे, तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि ऐसा है कि दूसरी टीमों के बीच में और बेल्जियम के बीच में जो सबसे बड़ा एक डिफरेंस है वो हेंड्रिक है। क्योंकि है। वो अकेला इतना बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस पैदा कर देता है, अकेला लड़का वो, कि ऐसा लगता है कि सारी खामियां जो है बेल्जियम की सब छुप जाती हैं उसके अंदर, एक्चुअली देखा बिल्कुल। जाए तो ये। देखिए, हेनरी जो इतना बड़ा बड़ा ट्रैक फ्लिकर है, और वो फॉरवर्ड में भी खेलता है और डिफेंस में भी आके डी में भी डिफेंस करता है, तो वो टोटल हॉकी प्लेयर है। 14 गोल वो मारे हर हैं सर जगह इसने। पाया जाता है। 14 गोल तो मारे हैं इस टूर्नामेंट में उसने। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसका जिक्र मैंने आपके कल शो में किया था। जी। हेनरिक्स का खास तौर से जिक्र किया था कि हेनरिक्स पर मैन मार्किंग भी आप उसको नहीं कर सकते। तो हेनरिक वाज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड बेल्जियम। एंड ओवरऑल बेल्जियम बहुत अच्छी टीम है। तो मुझे तो कोई इसमें गम नहीं है। गम ऐसे होता है कि भाई आप हॉकी नहीं देखते, अपने देश को देखते हैं। लेकिन अगर आप हॉकी देखते हैं तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि बेल्जियम बाय फार इंडिया से बेहतर टीम थी। बल्कि उनके गोलकीपर बनाश मैं भी तो बहुत जबरदस्त गोलकीपर। मैं तो भारत लेकिन का साथ हमारे देने जो के लिए
मैं तो सर भारत का साथ देने के लिए सुबह से तिरंगा पहन के बैठ गया था। हाँ, वो तो देख रहा हूँ, उससे भी हौसला बढ़ता है। और मैं आप एक चीज और बताऊं दिनेश जी, कि जब 2 गोल भारत ने मार दिए, आप हमसे अंदर से बात पूछिएगा तो मैं तो मतलब मेरी आशंका थी कि पहले ही 10-15 मिनट में कहीं बेल्जियम ने 2-3 गोल न कर दिए हों, ऐसा मेरी आशंका थी। लेकिन हम तो बहुत लीड भी करते रहे। जी जी लेकिन जी। वो टीम बहुत, वो अंतिम सेकंड के सेकंड तक खेलने वाली टीम थी। बड़ा मुश्किल था उससे, बड़ा और किसी सी टीम से पड़ता तो हम जीत जाते। चल लेकिन कोई कोई बात नहीं, हमारी हमारी टीम अब शुभकामनाएं। थोड़ा एजिंग भी हो रही है ना। अब गोलकीपर को देख लीजिए, रुपिंदर भी देख लीजिए, चाहे मनप्रीत भी देख लीजिए, चाहे अब कई प्लेयर ऐसे हैं जो अब दूसरे साइड चले गए हैं। यंग लॉट भी है, लेकिन उनके तो सारे यंग ही लगते हैं, कभी बॉल हटती ही नहीं उनके नजर से, न स्टिक से। और एक एक चीज में क्या फिनिश, मतलब क्या डी में डिफेंडिंग भी करते हैं, वो भी देखने लायक चीज। सही बात है, तो बिल्कुल सही एक बात। हेनरिक हो जाए जो कि क्लास अपार्ट है, तो हो गया काम। तो ये रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए शुभकामनाएं देते हैं अपनी टीम को कि दे विल फॉरगेट द बैगेज ऑफ दिस डिफीट लाइक इंडिया फॉरगॉट बिफोर ऑस्ट्रेलिया डिफीट, कि उससे भूल कर आगे चलें। और महिलाओं की जो कल मैच है उसके लिए भी उन्हें भी शुभकामनाएं हैं, अच्छा करें। आज उनकी टीम देखने भी आई थी एक्चुअली, मैच देखा जाए तो काफी लड़कियां आई हुई थी आज देखने को आज तो। और आज क्या खास हुआ सर? देखिए, लड़कियों का ही बात कर लीजिए ना पहले। जी। लड़कियां नहीं देखने आती तो ज्यादा अच्छा था आज। मैं ये कह रहा हूँ। वो हौसला बढ़ाने आई थी, और अगर अपना हौसला पस्त न करे, क्योंकि देखिए लड़कियों के पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं, सही और बात। सामने कोई ऐसी टीम नहीं है जिससे कोई एक मानसिक दबाव हो। तो जी। खुल के खेलना है, मार के खेलना है, लड़ के खेलना है, मर के खेलना है। और ये आप समझिए कि कल अगर हम जीत गए, और हम जीतने से इनकार नहीं कर रहे हैं, नहीं कर इस सकते, प्रकार से अर्जेंटीना को मार इस सकते हैं हम। हम मार सकते हैं। और उनको आप स्किल में भी फंसा सकते हैं, और स्किल में, अपने हॉकी के स्किल में भी फंसा सकते हैं। और जहां तक स्पीड और डालने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास स्पीड भी है, क्योंकि हमारी टीम जो है, पहली बार मैं भारतीय महिला हॉकी टीम को देख रहा हूं कि फिट है, एक आध को छोड़ करके, एक या दो को छोड़ करके, नाम लेना अभी सही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जीत सकते हैं, और नहीं भी तो फिर हमारे पास एक ब्रोंज के भी चांसेस हैं। और जिस प्रकार से उत्साह है टीम में, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो क्या लग, पता, हमें तो लगता है कि फाइनल भी लगता है खेल सकते हैं, और लगता है मेडल तो कुछ ना आ ही कुछ लेके सकता है पर। आएंगी, कुछ ना कुछ महिलाएं लेके आएंगी, लेके लड़कियां लेके आएंगे। आएंगी। हाँ, बहुत अच्छा है, वही बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक मौका है। जी जी इससे जी। खेलों को बहुत बढ़ावा मिलेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और बस यही कह सकते हैं, और गुड लक, यही चलिए कह ठीक सकते है। हैं। और आज का क्या का सोनम भी हार गई आज, एक पहला बाउट था उनका 62 किलोग्राम के वर्ग में कुश्ती हाँ, में। मैं आज बहुत निराश हुआ तेजिंदर सिंह तूर से, जो शॉर्ट पटर है। शॉर्ट पुट के हैं। हाँ, मैं उम्मीद कर रहा था कि वो 12 में आ जाएगा, लेकिन लगता है कुछ इंजरी है। तो मुझे लगता है कि वो आज थोड़ा निराश कर गया। मुझे लग रहा था कि 21 मीटर तो फेंक ही देगा, हम्म। 21, 30, 25 तक जाएगा मेडल। तो उसने भी खुद उम्मीद नहीं की थी। मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, तेजिंदर सिंह तूर का, एशिया का चैंपियन भी है, बड़ा ही खराब समय से भी गुजरा है। जब मेडल लेके आया था एशियन गेम से, तो अपने पिता को उसको दिखाना था, पिता बीमार थे। और हम्म। जब तक वो अपने पिता के पास भारत में दाखिल होके भी पहुंचता, उसी बीच में उसके पिता की देहांत हो गई थी। तो बड़ा दुखी, और इधर कुछ दिन पहले उसको इंजरी भी हुई थी। तो चलिए, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब कल की बात करने में तो फिर जी। कल एक। कल कल की ही बात करें, आज तो कुछ बताने लायक है भी नहीं। और जी तो जी, और कल कुछ कल क्या होने की संभावना है, कल क्या होगा? देखिए, कल तो पहले तो विमेन हॉकी का सेमीफाइनल ही है। जी। और ये एक उसकी हमने चर्चा कर ली है। और वही जज्बा से खेलें, उसी जी। जज्बा से खेलें, बस सिर्फ जज्बा से भी खेल लेंगे ना, तो काम चल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। उतना हो जाएगा काम। और कल लवलीना का फाइनल, कल का सेमीफाइनल मैच है लवलीना बोर्गोहेन का, जिसका एक मेडल आ चुका है। जी। लेकिन अगर वो कल जीतती है, वो टर्की के बॉक्सर से, सुरमनेली से खेलेगी। और टर्की वालों का प्रदर्शन मैं पूरे इस ओलंपिक में देख रहा हूँ, बड़े ग्रिटी है, बहुत गट्सी है। बड़ा शानदार रहा है। हाँ, उनका जबरदस्त, उनकी ताकत जो है ना, वो जल्दी हारते नहीं है। तो जी लवलीना अगर कल जीत जाती है, तो एक सिल्वर हो जाएगा सीधा जी सीधा। जी और जी नहीं जी। होता है तो कोई बात नहीं,
ये ब्रोंज तो हो ही चुका है, तो एक ये रहेगा। लेकिन एक जो हमारा सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स का, इंडियन स्पोर्ट्स का, वर्ल्ड लेवल पर वो सुपरस्टार है, और अगर वो रियो ओलंपिक में जाता तो उसे मेडल मिलती। नीरज चोपड़ा की बात मैं कर रहा हूँ, जेवलिन की बात कर रहे हो? हाँ, जेवलिन थ्रो की बात कर रहा हूँ। तो कल उसका क्वालिफिकेशन होगा, यानी कि फाइनल में दाखिल होने का, तो फाइनल में होपफुली तो आ ही जाएगा। और कल ही अपने दूसरे जेवलिन थ्रोअर शिवपाल का भी है, तो ए और बी ग्रुप में दोनों है, दोनों आ जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन नीरज चोपड़ा से इस बार मेडल की उम्मीद है। किस्मत थोड़ी सी ठीक रही, मैं बोरा साहब कह रहा हूँ, थोड़ी सी ठीक रही, और इसका एक आध थ्रो 88 मीटर्स वगैरह पे लग जाए तो एक मेडल के चांस हैं, और इससे उम्मीद भी की जा रही है, और पूरी दुनिया में लिखा पढ़ा दिखाया भी गया है, असेसमेंट भी हुआ है, क्योंकि उसमें दम भी है, वो बढ़ा भी सकता है। और उसने जर्मनी में कोचिंग वगैरह किया, वहाँ के स्टॉक थ्रोअर्स होते हैं, तो हो सकता है कि हमारे लिए एक अच्छी खबर वो लेके अंततः आए। क्वालिफाई तो जरूरी करेगा, शिवपाल करे या ना करे, लेकिन ये अपना नीरज चोपड़ा क्वालिफाई करे तो पहला स्टेज पहले क्वालिफाई करे, उसके बाद फाइनल तो एकदम अलग ही होता है, तो वो देखने लायक चीज होगी। और आजकल सतीश जी एक चीज और हो रही है कि मैंने नोट किया पिछले 2-3 दिन से कि ओपन एयर इवेंट्स के अंदर बारिश एथलीट्स को बहुत परेशान कर रही है। वो स्लिप हो रहे हैं, चाहे वो डिस्कस थ्रो में थे या बाकियों में थे, तो उनको परेशानी हो रही है बारिश के अंदर परफॉर्म करने के अंदर। मैंने देखा है आज ट्रिपल चेस के अंदर जो शायद लड़कियां भाग रही थी, तो उसके अंदर उनकी स्पीड स्लो हो गई थी कि कहीं स्लिप ना हो जाए, और पानी भरा हुआ था ट्रैक के ऊपर। तो ये दिक्कतें आ रही हैं इस ओलंपिक में, खास तौर से बारिश। मैं तो कह रहा हूं कि इसका पहला जो बड़ा विक्टिम भारत के ख्याल से देखिए तो कल अपनी डिस्कस थ्रोअर हो गई कमलप्रीत। हाँ, वो हो गई, उसका मोमेंटम भी टूट गया, और जो उसका दूसरा थ्रो जो मेरे ख्याल से जो नो थ्रो था, रेड हो गया था, वो उसमें वो छिटक गया उसका, वो बारिश की वजह से। उसी के जस्ट बाद ही तो फिर वो थ्रो रोकने पड़े। वो परेशानी आ रही है, कई जगह आ रही है, टाइमिंग भी स्लो हो जा रही है। लेकिन आज दूसरे हाफ में मतलब देखें तो वो एथलेटिक्स में परेशानी नहीं हुई। अभी पोल वॉल्ट का चल रहा था, अभी हमने 800 मीटर्स में अमेरिकी को लड़की को जीतते देखा, वहां कोई बारिश नहीं थी। और फिर 200 मीटर्स के हमने ये हीट्स देखे, और फिर ये पोल वॉल्ट भी चल रहा है और हैमर थ्रो भी चल रहा है। पर बड़ा फिकल वेदर है टोक्यो का, कभी भी बारिश हो जाती है। हाँ, वो तो है ही, वो तो बिल्कुल है, वो कभी भी आ सकती है, कल ना आए वो बहुत जरूरी चीज है। और अब तो हर तरह के मौसम की तैयारी करके जानी पड़ती है, जानी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कल कुश्तियों का भी कुछ मौसम आ रहा है, सुना स्टार्ट हो रहे हैं, सर जरा बताइए कुछ। नहीं, देखिए कुश्ती चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है कुश्ती, और हमारी तो एक लड़की कल हार भी गई थी, आज ही हारी, जी, सोनम हारी है। अब कल हमारे 3 पहलवान महिला और पुरुष हैं मैदान पे, मैट पर रवि है, फिर दीपक पुनिया है, और एक कोई मलिक है। तो हमने आपसे पहले कहा था कि हमारे को इस बार रेसलिंग से कम एक मेडल तो आएगा। अभी तो विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया का कल है भी नहीं, लेकिन ये दो दीपक पुनिया और रवि दहिया का नाम सुना है, और महिलाओं के बारे में उतना जानकारी नहीं है मेरे पास। लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक आध मेडल इसमें इन तीनों में से कोई ले आए, तो ये खास तौर से कल हमारे लिए एक अंतिम चांस रहेगा कि हमको अगर बराबरी करनी है जी, अब बराबरी करनी है लंदन की 6 की, अब तो वही कहेंगे ना, रियो तो पार कर चुके 3 लेकर, एक आध और मिल जाएगा तो रियो तो दुगनी हो जाएगी जी रियो से। लेकिन लंदन को अगर पार करना है, लंदन के बराबरी करना है, तो भाई हॉकी में एक मेडल अभी आ जाए, 2 में से एक कम से कम आ जाए, 2 ब्रोंज के चांसेस भी रहेंगे, या सिल्वर के चांसेस हैं, या कुछ भी हो सकता है अभी तो महिला हॉकी में। जी तो वो है, और फिर अपना रेसलिंग से 1-2 आ जाए तो हम फिर लंदन को बराबर कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं, और नीरज चोपड़ा या लवलीना और थोड़ा अच्छा कर दे। भाई एक सिल्वर का वेट ज्यादा होता है 2-3 ब्रोंज से, तो आप समझिए आप मेडल तालिका में सीधे ऊपर चले जाएंगे। आप 8-10 पादान ऊपर छलांग लगा देंगे। तो ये खास बात रही।
और कुछ मैं हाइलाइट्स आपके सामने रखना चाहता हाँ, हूँ। कुछ बता रहे थे आप कि कुछ लोगों ने, अमेरिका के कुछ यंग लड़के, उन्होंने कमाल किया है कुछ। देखिए, एथलेटिक्स में बहुत बहुत ध्यान से देखता हूँ, इसलिए क्योंकि खुद एथलीट रहा हूँ। तो वहां पर जो देखने में आया कि इस बार जो शॉर्टर स्प्रिंट्स हैं उसमें जमाइका का जलवा समाप्त हो चुका है। जी हाँ, उस तरह से नहीं है जिस तरह से जलवा रहता था। जीत तो जी रहे एलेन टॉमसन और वगैरह वगैरह भी, लेकिन पुरुषों में खास तौर से वो चीज दिख नहीं रही है। जी अमेरिका के स्प्रिंटर में अमेरिका का भी जो एक पूरा दबदबा रहता था वो दिख नहीं रहा है। लेकिन जो सुपरस्टार है, जो एक लड़की है शिफात हसन जी नीदरलैंड की, जी वो इस बार पहली बार इतिहास में नहीं, पहली बार महिलाओं में, पुरुष में तो पावो नुर्मी कर चुके हैं फिनलैंड के। ये जो सिफात हसन है तो नहीं नीदरलैंड की, वहां कहीं से आई है, यूरोप, माइग्रेटेड है। माइग्रेटेड है। वो ट्रिपल ट्राई कर रही है गोल्ड का, एक जीत चुकी है, एक जीत चुकी है और अभी दो है। और दूसरा क्या, हमने एक चीज देखा कि आज अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे 100 मीटर मेन में एक अपसेट हो गया। एक इटली का लड़का जीत गया जैकब करके। फिर आप देखिए जिस तरह से कास्टन वालहॉम ने इतिहास रच दिया, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया 4 मीटर हर्डल्स में, फिर से अपना ही। तो वो जी तो इतिहास पुरुष है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, उसके जी नजदीक भी कोई नहीं था। जबकि बेंजामिन यूएस के थे, उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन वो बहुत पीछे थे। तो जी ये है। लेकिन जो मैं खास तौर से जिक्र करना चाहता हूँ, हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट सुपरस्टार थे और हुसैन बोल्ट ने मतलब पूरा इतिहास ही रीराइट कर दिया। इतिहास पुरुष है, गोट है, GOAT जिसको बोलते हैं। वो आज एक अस्क दिखाई पड़ी अमेरिकन स्प्रिंटर में। वो है 17 साल का लड़का जिसका नाम है एरियन नाइटन। हम्म मैं इसको फॉलो पिछले 2-3 महीने से कर रहा हूँ, यूएस हम्म ट्रायल्स के तरफ के बाद उसने जूनियर रिकॉर्ड भी, जब जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हुसैन बोल्ट ने, तो उन्हीं के रिकॉर्ड को इस लड़के ने तोड़ा है। तोड़ा है। जी हाँ, हाँ। और आज 200 मीटर्स में मैंने उसे दौड़ते देखा और वो बाएं दाएं देखते हुए भी क्रेडिटेबल टाइमिंग में, बहुत जबरदस्त टाइमिंग में नहीं, आई थिंक 20.02 का टाइमिंग था, वो आया है। बहुत एक्साइटिंग है। और एक जो एक स्प्रिंट में नया जो एक डुओ हम कहेंगे, नोआ लाइल्स तो वहां के थोड़ा पहले से स्थापित हो चुके हैं, लेकिन ये लड़का कमाल का है। आप मुझे याद करिएगा, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। 17 साल की तो उम्र हो रही है, 17। सर वो अनम्यूट कीजिए सर, आप अनम्यूट कीजिए आप अपना। हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है। जी, तो यही है, देखने के लायक है। आज तो सिमोन बाइल्स भी जिम्नास्टिक में फिर से मैदान में या मैट पर उतरी थी। क्या हुआ उसका रिजल्ट वो मैंने नहीं देखा, लेकिन ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ कि जो भी बचा हुआ कंपटीशन है वो तगड़े ही हो रहे हैं। और चाइना, चाइना को हम लोग मानते थे कि भाई चाइना तो अब 6-7 गोल्ड मेडल से ऊपर है अमेरिका से। जी जी जी। ये भी एक खास बात है। तो ये सब कुछ हाइलाइट्स हैं ओलंपिक्स के। ये ओलंपिक्स हो जाना ही सबसे बड़ा हाईलाइट है। यही बात बिल्कुल सही कही और आपने दूसरा कि हाईलाइट है कि अगला ओलंपिक जो है पेरिस 3 में, साल बाद ही आ जाएगा। तो पेरिस ये में। भी है कि इस बार 4 साल में नहीं, 3 साल में आएगा, क्योंकि ये वाला 1 साल डिले हो गया। तो तो हमारे खिलाड़ियों लोग को जो है, इस साल सीट बेल्ट खोलनी नहीं है सर। जी खिलाड़ियों को इस ओलंपिक के बाद सीट बेल्ट खोलनी नहीं है, बिल्कुल फास्ट हाँ, द सीट बेल्ट चालू रखना है उनको। बिल्कुल। और हम लोगों को इंडिया में चाहिए कि इस बार से एक बड़ा लेसन ले करके फटाक से तुरंत के तुरंत, अभी कॉमनवेल्थ भी गेम्स होंगे, एशियन गेम्स भी होंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कई हैं, तो उन सब चीजों से एक इनकरेजमेंट लेते हुए पूरा, अगर प्रधानमंत्री जी ने इनवाइट किया है सारे कंटिजेंट को लाल किले पे, बहुत बड़ा मैसेज होगा, उसको फॉलो अप किया जाए और जबरदस्त तरीके से एक पूरा गेम प्लान बना के पूरा ताकत झोंक के ये काम किया जाए, तो शायद पेरिस में हमारी सशक्त दावेदारी होगी। यहाँ शूट आउट हो गया शूटिंग में, नहीं तो यहाँ भी दावेदारी बहुत कमजोर नहीं थी, पहले से बेहतर थी। लेकिन फिर भी चलिए, एक अच्छी शुरुआत है। और किसने सोचा था कि भाई हॉकी के लड़के और हॉकी के लड़कियां एक साथ
मतलब सेमीफाइनल खेलेंगे, तो एक रीबर्थ हम मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, स्टेपिंग स्टोन मानते हैं। अब इससे आगे है कि हम फाउल कर जाते हैं या ट्रिपल जंप करते हैं आगे, ये देखने लायक चीज हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शक मित्रों, ये था आज का ओलंपिक ट्रैकर सतीश जी के साथ में। और सतीश जी के पास कितनी गहन जानकारियां हैं, वो कितना लोगों को ट्रैक करते हैं, जो यंग टैलेंट है, इवन अमेरिका से हो, जमैका से हो, कहीं से भी हो, इटली से हो, वो उनका ध्यान रखते हैं कि ये बडिंग टैलेंट्स हैं, ये एथलीट्स हैं, इन्होंने यहाँ यहाँ कमाल किया। तो इन्हीं खूबियों की वजह से, और एक तरह से कहा जाए कि वो एनसाइक्लोपीडिया है इन सारे रिकॉर्ड्स के एथलेटिक्स के अंदर। तो हम सतीश जी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि वो रोज अपना कीमती वक्त हमें देते हैं न्यूज टाइम को, और हमारे साथ आते हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई आखिरी बहुत टिप्पणी बहुत आप कहना धन्यवाद आपका दिनेश जी कि आप भारत का झंडा आज जर्सी पहन के आप बैठे हुए हैं। आपसे तो बहुत प्रेरणा मिलती होगी सब लोगों को, मुझे प्रेरणा मिलती है कि कोई है ऐसा, कोई है आपके लेवल का, तो कोई मुझे नहीं लगता है मीडिया में इतना जज्बे के साथ होता है। और मैं तो कमेंटेटर्स भी देख रहा हूँ सोनी लाइव पे, बहुत गलतियां करते हैं। मैं देखता रहता हूँ कि ये क्या बोल गया, ये क्या बोल गया। एक आध दो अच्छे हैं, आपके मित्र के बेटे भी हैं जो कि फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, सिद्धार्थ पांडे, ही इज वेरी गुड, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सब लफाजी भी करते हैं, तो हमें तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो चीजें हैं ये है, और उनमें से आप अलग हैं और बहुत अच्छा आपका जज्बा है। मुझे तो, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। और मैं जिस तरह से ओलंपिक स्पोर्ट्स को और बाकी स्पोर्ट्स को, एक और बात हम लोग भूल ही गए, पीवी सिंधु ने कंफर्म कर दिया है कि वो अगले ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगी। वेरी गुड। हमारे लिए चैलेंज क्या है, लाल किले के परेड के बाद ये शायद चैलेंज लोग स्वीकार करें या उससे कोई एनकरेजमेंट मिले। लाल किले पर जब ये जाएंगे तो पीवी सिंधु के अलावा एक दो और क्या कोई नए सिंधु जो है, नया सिंधु पेरिस तक तैयार होगा क्या, और सिर्फ बैडमिंटन में क्यों, बाकियों में तैयार होके जाए। तो ये है चीजें। मैंने एक चीज मैं बताना चाहूंगा शो को वाइंड अप करने से पहले, कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो उनके काल में भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, और मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी। मैंने इनसे कहा था कि अगर देश को वास्तव में ही महान देशों की श्रेणी में लेके आना है, तो आपको दो नहीं तीन सेक्टर हैं जिसके अंदर आपको जोर देना है, क्योंकि चरित्र निर्माण वहां से होता है। एक हेल्थ और एजुकेशन की आप हमेशा बात करते हैं, इसका एक ट्राइंगल बना लीजिए, तीसरा ट्राइंगल इसका स्पोर्ट्स है सर। तो मैंने कहा था स्पोर्ट्स के ऊपर वो 400 600 हजार करोड़ का बजट नहीं, 10,000 करोड़ का बजट खर्च कीजिए। जो भारत का चरित्र निर्माण होगा, जो भारत का उत्थान होगा अगले 5 से 10 सालों के अंदर, लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही एक चीज है जो लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट देगी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्ट्रोटर्फ होंगे, छोटे स्टेडियम्स होंगे, बच्चे आएंगे, कोचेस चाहिए होंगे, फिटनेस एक्सपर्ट चाहिए होंगे, पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी देखा जाए तो, और रोजगार भी मिलेंगे, और लोगों को एश्योरेंस होगा कि खेल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारा उद्योग है या सर्विसेज है। ये मैंने लिखा था। अब वो चिट्ठियां तो आपको पता ही है कि फिर कहीं ना खेलों को कहीं, उद्योग का दर्जा दे देना चाहिए। तो ये मैंने लिखी थी चिट्ठी, और आज इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको ये चीज व्यक्त की है कि ये मैंने नहीं नहीं, लिखा हुआ है उनको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि ये, होगा। देखिए, हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये भी मैं कह रहा हूं आपको, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको दुनिया से ताल में ताल मिलाना ही पड़ेगा। और वो एक वक्त आता है जब कहते हैं कि एस्केप वेलोसिटी मिलता है, तो वो समय है कि ये लिफ्ट ऑफ हो जाए और लोग फोर्स कर देंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हॉकी की गरीब बच्चों, गरीब परिवारों की लड़कियां अगर इतना बढ़िया खेल के आगे आ रही हैं तो आपको फोर्स करती हैं। जी हाँ। पीवी सिंधु अगर इस लेवल पर जीतती है, ये नहीं कि वो शुरू से पैदा हो गई बैडमिंटन का रैकेट लेके हाथ में, आपको फोर्स करती है। जी हम जी तो मानते हैं क्रिकेट ने भी फोर्स किया है जी कि जब महानगरों से और राजा महाराजाओं और एलिटों से हटके ये क्रिकेट जब गांव जिले में उतरा, तो अब उसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो हमको लगता है स्पोर्ट्स जो है वो एक जन आंदोलन बनेगा। बस सिक्योरिटी देने की बात है और निचले लेवल से देने की बात है। ये नहीं कि आर्मी में नहीं हुआ, सिपाही में भर्ती नहीं हुआ, रेलवे में नहीं मिला तो बात खत्म हो गई। आप मिनिमम सिक्योरिटी
आप एक क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस के बाद एथलीट्स को दे दीजिए, उनको दे दीजिए, जिस रूप से दीजिए, फिर देखिए कमाल हो जाएगा पूरा। देखिए कि पंजाब में सब लोगों को ये लगा कि गाना बजाना से ही अच्छा होगा, तो सब लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार से पंजाब वाले तो कभी भी खेल उठा सकते हैं, बहुत अच्छे से उठा सकते हैं, तो सारा लोग देश का खेल उठा लेगा, सारे परिवार में ये चीजें डल जाएंगी, वो चीज हो जाएगी। इसमें अब कोई रुकने वाली बात, पीछे मुड़ने वाली बात नहीं है। चाहे सरकार का ध्यान हो ना हो, कॉर्पोरेट भी तो सोचेंगे, तो उनको भी ये काम करना है, तो करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। और सबको सोचना क्या है, वो दिख भी रहा है थोड़ा। बल्कि हम तो कहेंगे कि जो उनके सारी CSR की जो फंडिंग है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर स्पोर्ट्स डाल दीजिए और फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। बिल्कुल तो, बिल्कुल एकदम ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। चलिए, धन्यवाद। और हम इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों आपसे लेंगे विदा, और विदा लेंगे सतीश जी से, और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और कल फिर मुलाकात होगी सतीश जी के साथ इसी शो के अंदर, ओलंपिक ट्रैकर में। तब तक जय हिंद। जय हिंद।